आंध्र प्रदेश में भी ये भू अधिग्रहण का बहुत बड़ा समस्या है। जब ये SEZ का कानून लागू हो गया था, 200 से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा SEZ आंध्र में घोषित किए गए। उनमें से 10 भी अभी लागू नहीं हुए, लेकिन हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों के हाथ से चली गई है। और जो भी अमेंडमेंट्स, जो भी ये 2013 के कानून में किसानों के लिए प्रोटेक्शंस हैं, वो सब इस ऑर्डिनेंस के रूप में निकाल दिए गए हैं। और जो नया कैपिटल रीजन बनाने का जो सोच रहे हैं आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट, उसमें अभी घोषित किया गया कि 7,000 स्क्वायर किलोमीटर, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने घोषित कर दिया कि ये कैपिटल रीजन बनेगा। उसमें 50,000 करोड़ पहला फेज में लैंड वो एक्वायर करेंगे। तो ये पूरा इसमें जो भी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना है, कितना ज़मीन रियली रिक्वायर्ड है। अगर आपको 5,000 एकड़ चाहिए तो आप 50,000 एकड़ ले लेंगे, तो ये नहीं चलेगा। ये सब पिछले कानून में थे, लेकिन ये सब प्रोविजंस अभी इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से निकाल दिए गए हैं। तो इसका हम पूरे तरह से विरोध करेंगे, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और देश भर में। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गुजरात के दौरे पर गए थे, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया था कि कैसे गुजरात में उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को खास करके हजारों एकड़ ज़मीन कैसे कौड़ियों के दाम पर बांटी थी। और वही वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा इस कानून से साफ हो जाता है। तो लिखित शिकायतें हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो राष्ट्रपति तक भी गई थी, कि अदानी को, कुछ चुनिंदा बिल्डर्स को और मुकेश अंबानी को, जो सबसे ज़्यादा ज़मीन किसानों से लेकर छीन कर गुजरात में नरेंद्र मोदी ने किसी को दी थी, तो वो अदानी, मुकेश अंबानी और कुछ बड़े बिल्डर्स को गांधीनगर के आसपास इनको ज़मीनें दी गई थी, जिसकी आज तक जांच नहीं करवाई नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत लंबे अरसे तक गुजरात में उन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करी थी, और वैसा ही केंद्र में आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी है। तो जैसे कि इस सरकार ने अदानी को अभी तक पिछले 7 और 8 महीने के कार्यकाल में बार बार लाभ पहुंचाया है। अदानी को अभी 7,000 करोड़ रुपए का SBI का लोन दिलवाया, जबकि अदानी के ऊपर पहले से 72,000 करोड़ रुपए का बकाया है बैंकों का। जैसे अदानी की तरक्की हुई है पिछले 8 महीनों में, अदानी की कंपनियां 100% से ज़्यादा ग्रो करी हैं। अदानी के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो जांच कहीं भी आगे नहीं जा रही है। तो हमें ये डर है कि वैसे ही फिर से इस कानून के ज़रिए अदानी और अंबानी जैसे क्रोनीज को लाभ पहुंचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। एक सवाल ये, जैसे जब दिल्ली इलेक्शन हुए थे तो फार्मर्स का वोट शेयर इतना नहीं था आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या ये ऐसा अटेम्प्ट नहीं है एज अ फार्मर वोट बैंक बनाने के लिए, या उनकी तरफ एक अटैक होने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है? मैं इस देश की तमाम पार्टियों को अनुरोध करता हूँ कि इस देश का किसान सिर्फ आम आदमी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। बीजेपी क्यों नहीं इस वोट बैंक को बनाती, कांग्रेस क्यों नहीं इस वोट बैंक को बनाती, क्यों नहीं वो सब चाहते कि वोट लिया जाए। वो सब चुनाव से पहले लोकसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हम इसके पक्ष में। आप देखिए राजनाथ सिंह क्या कहते हैं लोकसभा में इसी एक्ट के ऊपर। राजनाथ सिंह क्या बोलते थे, इस सुषमा स्वराज क्या बोल रही थी, लोकसभा में बोला है, आज मैं नहीं कह रहा हूँ। और जिस कमेटी ने रिकमेंड किया, उस कमेटी की चेयरमैन कौन थी? हमारी आज की स्पीकर सुमित्रा महाजन जी। तो चुनाव से पहले ये भाषा बोलते हैं और चुनाव के बाद उसी किसान पे कुठाराघात करते हैं। तो ये तो लोकतंत्र की इतनी न्यूनतम मर्यादा बची है कि कोई कम से कम किसान की बात बोल तो सकता है। हरियाणा की बावल अधिग्रहण का जो मामला था, उसमें आप भी थे, आपके पिताजी को चोट लगी थी और 3664 एकड़ का वो मामला था। बात वहां से विड्रा हो गई और 700 एकड़ फरीदाबाद में भी सरकार ने विड्रा कर ली। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक हब की बात करें तो बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को एक ठेस पहुंची है। नीमराना और बावल में ग्रो नहीं हो पाएगा। तो लगता है विकास का पैमाना यही है कि ज़मीनें छोड़ते जाएं। उसकी अपेक्षा में इसी से जुड़ा सवाल, क्या इन ज़मीनों को छोड़ने पे, रिलीज करने पे एग्रीकल्चर हब घोषित करना चाहिए सरकार को? जो बावल और फरीदाबाद वाला आपने बताया, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी इंडस्ट्रियल हब बनाने के खिलाफ नहीं हैं।
ये कहाँ लिखा है कि इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए आपको किसान से ज़मीन छीननी पड़ेगी? खरीदेंगे नहीं, आप छीनेंगे, बिना ठीक मुआवजा दिए लेंगे, बिना प्रोसीजर्स को फॉलो किए लेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से भी मैंने बात की है, कोई भी समझदार इंडस्ट्रियलिस्ट बताता है कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का सिर्फ 1 या 2% कॉस्ट ज़मीन की होती है। अगर वो 1% से बढ़ के 3% हो जाएगी तो मेरी इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ राजनीतिक दलाली का मामला है। जो आशीष भाई ने बताया, बड़ी बड़ी कंपनियों को पॉलिटिकल गिफ्ट करने का मामला है, और सारी चीज़ें इस देश में गिफ्ट की जाती हैं किसान की छाती पे खड़ा हो। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए वो वहाँ के किसान तय करें। और बावल का वापस इसलिए हुआ है क्योंकि जो आज बीजेपी के मंत्री हैं, रामविलास शर्मा और दूसरे सब लोग, इन लोगों ने कहा था कि हम खून दे देंगे यहाँ पे किसान के उस पे, ये बनने नहीं देंगे। जब वो लोग मंत्री बन गए तो किसान ने पूछा कि भाई आप मंत्री बनने से पहले जो बातें करते थे अब याद तो कीजिए आप क्या करते थे। तो स्वाभाविक चीज़ है। योगेन जी, सरकार ने साफ किया है कि जो पुनर्वास है, रीसेटलमेंट है, या फिर उसका जो कॉम्पनसेशन, इस प्रोविज़न को टच ही नहीं किया है सरकार ने। तो इसके बाद सिर्फ 80% जो मंजूरी है, इसकी बात एक बीच में रह जाती है। तो फिर इसमें आप मुआवजा वाली जो बात आप कह रहे हैं वो उसमें तो प्रावधान में बदलाव है नहीं जो 2013 के कानून में। वो मैं बता देता हूँ। 2013 के एक्ट में 3-4 मेजर चीज़ें थी। पहला ये था कंसेंट का प्रूफ, उन्होंने पूरा प्रोसीजर बदल दिया था, कंसेंट लेना पड़ेगा। दूसरा था कि उसका इम्पैक्ट असेसमेंट हो। ज़मीन एक्वायर करने से पहले आप देखेंगे कि इसका किस पे असर पड़ेगा। जिसकी ज़मीन ले रहे हो सिर्फ उस पर असर नहीं पड़ता, पर्यावरण पे असर पड़ता है, वहाँ के मजदूर पे असर पड़ता है, गांव के बाकी चीज़ों पे असर पड़ता है। इसका प्रावधान था। और चौथा उसके अंदर प्रावधान ये था कि कॉम्पेंसेशन के अमाउंट को एक अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। कॉम्पेंसेशन का जो पैकेज था उसे देश भर के राज्यों में कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया जा चुका था। ये पहली बार एक सेंट्रल लॉ आया जिसने कॉम्पेंसेशन को रिकम्प्यूट करने की अनुमति दी। उसके आधार पर राज्यों को नियम बनाने, केंद्र सरकार कह रही है कि हमने बाकी 3 चीज़ों का तो सत्यानाश कर दिया लेकिन कॉम्पेंसेशन को हमने अभी नहीं छुआ, ये वो कह रहे हैं। क्योंकि उनकी एक पॉलिटिकल तिकड़म ये है कि हो ना हो किसान का अभी ध्यान तो कॉम्पेंसेशन पे। 10A को तो छुआ ही नहीं है, राज्यों की मर्जी है, वो चाहे तो किसान अगर विरोधी नहीं है तो उसको वो स्वतंत्र है। जो 10A का क्लॉज है उसको तो टच ही नहीं किया जी। 10A में जो नए एग्जेम्पशंस लाए गए हैं वो ये कौन कहता है कि उसे नहीं छुआ गया। उसके अंदर जो एग्जेम्पशन 5 लाए गए हैं, बेसिकली ये कहा गया है कि हमने सामने वाले दरवाजे के ऊपर ताला एकदम कस के लगाया रखा है, पहले भी ताला था अब भी ताला है, पिछला दरवाज़ा हमने उससे भी बड़ा खोल दिया। ये जो 5 एग्जेम्पशन हैं, आप मुझे अभी यहाँ खड़े होके बताइए कौन सा एक एक्विजिशन है जो कि इन 5 से कवर नहीं हो सकता। अगर कवर हो सकता है, आपको प्राइवेट स्कूल खोलना हो तो कवर हो सकता है, प्राइवेट अस्पताल है तो कवर हो सकता है, 3 स्टार होटल बनाना है तो कवर हो सकता है। तो दुनिया का सारा माल निकाला जा सकता है, सामने वाले गेट पे ताला कस के लगा रखा है। ये कॉम्पेंसेशन का जहाँ तक मामला है, कॉम्पेंसेशन की हकीकत ये है कि स्टेट्स को रूल बनाने थे और जिन जिन स्टेट्स ने रूल बनाए हैं वो किसान विरोधी रूल बने। मैं आपको हरियाणा का उदाहरण बता देता हूँ। सरकार ने बड़े गाजे बाजे से पेश किया था केंद्र सरकार ने कि इसमें किसान को 4 गुना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। अभी हरियाणा में जब बावल वाले में किया गया कैलकुलेट तो वो 2.3 टाइम्स मिला है, यानी कि 10 लाख की ज़मीन है। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 10 लाख की ज़मीन का आपको 40 लाख मिलेगा, जबकि 23 लाख मिला। तो कॉम्पेंसेशन भी जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है। दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो तो यहाँ के साथी जानते हैं, 54 लाख वगैरह के अंदर यहाँ की ज़मीन ली जा रही है, ये इनकी अपनी ज़मीन है, ये आपको बता देते हैं। तो कॉम्पेंसेशन के बारे में भी ये बात जरूर है, ये ऑर्डिनेंस ने कॉम्पेंसेशन को टच नहीं किया, लेकिन कॉम्पेंसेशन को दूसरे तरीकों से डाइल्यूट कर दिया गया है। आप आलोक जी कुछ मैं कह रहा था कि देखिए, कोई राज्य, हमारा अनुभव पूरे देश का ये है कि कोई राज्य नहीं चाहता है कि लोगों को सुविधाएं मिले। पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट का भरपूर दुरुपयोग किया गया, जमीनें कौड़ियों के मॉल में की थी। हम तो खुली चुनौती देते हैं कि कोई पोस्ट फैक्टर एनालिसिस करा लीजिए जहाँ भी विस्थापन हुआ है, लोग भिखारी बन गए अधिकांश क्षेत्र। इसलिए एक फ्लोर सेट करना चाहिए। देखिए, लैंड तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है,
पर एक फ्लोर सेट करना था, वो फ्लोर सेट किया गया था इस 2013 के कानून से कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मध्य प्रदेश ने अभी इसमें जो निर्णय लिया है वो उससे नीचे चले गए। उन्होंने कहा कि हम स्टेट में दुगना कॉम्पेंसेशन देंगे, जबकि इस कानून में है कि 2 से 4 गुने तक मिलेगा। वो इस कानून का भी पालन नहीं करना चाहते। तो बहुत लड़ाइयों के बाद एक फ्लोर सेट कर दिया गया था कि कम से कम इतना, आपकी ज़मीन छीनी जा रही है, आपका घर परिवार समाज संस्कृति सब कुछ छीन लिया। अभी पिछले पीढ़ियों से जहाँ आप रह रहे थे वहाँ से उखाड़ के आपको कहीं फेंका जा रहा है। तो कम से कम इतना कर दें कि वो थोड़ा 100% फिर भी नहीं होने वाला। वो जो विस्थापित होने वाला व्यक्ति है वो उसके बाद भी 50% पे 60% पे जाके अटक देगा। इतना अगर आप कॉम्पेंसेशन दे देंगे तब भी, पर आज उसको भी आप खत्म कर रहे हैं। आप सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों नहीं कराना चाहते? क्यों आप इससे घबरा रहे हैं? क्योंकि आपको देखिए, सबसे बड़ा जो हम कह रहे हैं जो षड्यंत्र है वो देखना पड़ेगा। आज किसके सारे पे, आज केवल लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात नहीं चल रही, सारे कानून बदले जा रहे हैं। आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बदला जा रहा है, आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बदला जा रहा है, नरेगा को चेंज किया जा रहा है, भूअर्जन कानून पे मोदी सरकार आकर जितने प्रो पीपल एक्ट हैं वो सब बदल रही है। और मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जो सबसे बड़ा धोखा दे रही है मोदी सरकार दे रही है। सारे प्रो पीपल एक्ट जितने भी हैं उनको खत्म करके वो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो है ना कि कुछ क्रोनीज को सारा कुछ पूरा देश को भेंट करने की तैयारी चल रही है। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम देखिए, एक बहुत बड़ा अनरेस्ट आप देखने वाले हैं। अगले दिनों में बहुत बड़ा अनरेस्ट इस पूरे देश में खड़ा होने वाला है, क्योंकि कोई सहने वाला नहीं है। आप मेरी जमीन नहीं छीन सकते कि कैसे भी अडानी साहब आ जाए तो नहीं छीन सकते। जो सिंगूर में हुआ, जो बाकी जगह देश में हुआ, जो अलीगढ़ में हुआ, लोग खड़े होंगे डंडे लेके। उसके अलावा रास्ता क्या है अगर आप सब कुछ करना चाहें? तो ये एक सवाल मेरा, एक मिनट सर, प्रेस मीडिया वाले पहले सर, मीडिया की सवाल पहले ना। मैं आपको सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना रहा हूँ। लैंड इज नॉट जस्ट ए कमोडिटी, it is not just about economic activity. The issue of land is associated with emotion and cultures of farmers. No one should ever take hasty decisions in the matter of land acquisition. ये सब संसद पे दिए गए स्टेटमेंट। For all land acquisitions, social impact assessment and environmental impact assessment should be mandatory and should be done before the acquisition is made, not after the acquisition. We believe that unless farmer gives his consent, arable land must not be acquired. If acquisition happens, we will have huge food security problem. If a farmer objects against acquisition and if a government takes a decision on it, farmer cannot appeal against decision. This is a draconian provision. किसने कहा था? राजनाथ सिंह जी, जो आज होम मिनिस्टर। सुषमा स्वराज ने कहा था कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से कोई छूट तो होनी ही नहीं चाहिए, उसमें लोकल एमपी, एमएलए और लोकल एनजीओ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये प्राइवेट मीटिंग में नहीं कह रहे हैं, संसद पे कह रहे थे। वही सवाल हम उनसे आज पूछ रहे हैं, क्या हुआ?